हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपने मेरे को बहुत प्यार दिया हमें और हमें नए कार्य करने की प्रेरणाएं दी। आपका प्यार हमारे ऊपर सदा यूं ही बना रहे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की, जो कि शिक्षण उद्देश्य से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, गणित की प्रत्येक शाखा प्रारंभ होती है। तो हम दोस्तों इसके ऑप्शंस देख लेते हैं आज। तो दोस्तों, हमारे पास में ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भूमिका से, ऑप्शन बी है परिकल्पना से, ऑप्शन सी है विचारों से, और ऑप्शन डी है अभिग्रहित स्वयं सिद्धि से, एक्सोम से। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होगा अभिग्रहित यानी एक्सोम से, बिकॉज क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर एक्सोम इसलिए है, प्रत्येक गणित का प्रत्येक कंसेप्ट एक्सोम्स के ऊपर निर्भर करता है। जैसे दोस्तों, एक प्लस एक बराबर 2 होता है। तो दोस्तों, ये हमारा आधार है, तभी हम कह सकते हैं कि 1+1 2 है। अगर हम अब ये नहीं मानते और ये पूरे यूनिवर्स में एक समान है, ये तथ्य और निष्कर्ष दोनों समान है, इसी वजह से 1+1 बराबर 2 माना गया है। यदि ये ऐसा नहीं होता तो दोस्तों हम नहीं कह सकते थे कि 1+1 बराबर 2 होगा। इसलिए दोस्तों, गणित की प्रत्येक शाखा एक्सोम से अभिग्रहित या स्वयं सिद्धि से ही प्रारंभ होती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, वे परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गणितीय जो निष्कर्ष होते हैं वो परिस्थिति के अनुकूल हो, अर्थात कि सर्दियों में अलग निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं, गर्मियों में अलग निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। वे ऑप्शन बी है, वे सभी विचारों का आदर करते हैं। तो दोस्तों, वे सभी विचारों का आदर नहीं करते हैं, वे तर्क आधारित होते हैं। और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही नहीं है, जो कि गणितीय दृष्टिकोण से। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है। दोस्तों, प्रैक्टिकल मैथ्स, प्रैक्टिकल मतलब अपन जो व्यवहार में ला सके, ऐसी गणित का अंग कौन सा नहीं है। तो दोस्तों देखिए, समय मतलब इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे 3 अंग ऐसे दे रखे हैं जो कि व्यवहारिक गणित के हैं। तो दोस्तों, समय, काम, मजदूरी की गणना करना, ये एक व्यवहारिक गणित का ही हिस्सा है। खेत की माप तोल करना, ये भी व्यवहारिक गणित का हिस्सा है। और ऑप्शन सी देखिए दोस्तों, ज्यामितीय प्रमेय हल करना, तो इसमें थोड़ा डाउट है। इससे पहले हम डी ऑप्शन देख लेते हैं, डाक टिकटों का लेखा जोखा रखना। हाँ, डाक टिकटों का लेखा जोखा रखना, उनकी ऑडिटिंग करना भी व्यवहारिक गणित का ही अंग है। लेकिन दोस्तों, ज्यामितीय प्रमेय हल करना यह व्यवहार में नहीं आती है दोस्तों, इसलिए ज्यामितीय प्रमेय हल करना व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में कि शिक्षक को प्राप्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसकी आवश्यकता होती है। शिक्षक को प्राप्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, शिक्षक को प्राप्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है, हमें छात्रों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी दे रखा है, हमें पाठ्य वस्तु की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी दे रखा है, हमें मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। एंड ऑप्शन डी दे रखा है, हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इसका जो बिल्कुल सटीक आंसर होगा वह होगा कि हमें पाठ्य वस्तु की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यह व्यवहार के देखिए उद्देश्यों की पूर्ति करता है। उद्देश्य का जो ट्रायंगल होता है तो वो दोस्तों इस तरह से होता है, उद्देश्य उद्देश्य। तो यहाँ पे देखिए साधन अधिगम होते हैं। साधन कौन है, यहाँ पे अधिगम है, साधन अधिगम। और प्रमाण मूल्यांकन है। प्रमाण क्या है दोस्तों, मूल्यांकन है, मूल्यांकन है। और इसकी जो दिशा है, उद्देश्य की दिशा साधन की तरफ होती है और साधन की दिशा हमारे प्रमाण की तरफ होती है, प्रमाण की दिशा हमारे उद्देश्य की तरफ होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षक को प्राप्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पाठ्य वस्तु की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, मूल्यांकन होता है। ऑप्शन ए है कौशल का, ऑप्शन बी है रुचि का, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व का, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास में प्राप्य उद्देश्यों का। तो दोस्तों, अभी हमने देखा था जस्ट पीछे ट्रायंगल के लिए, तो ट्रायंगल के लिए देखा था, तो उसमें तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, प्राप्य उद्देश्यों का मूल्यांकन होता है। दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में कि गणित में पहचानना किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए है चित्र बनाना सर्वाधिक उपयोगी है पहचानने के लिए। तो ये दोस्तों नहीं लगता कि चित्र बनाना होगा। निरीक्षण करना यह भी नहीं लगता दोस्तों। और वर्गीकरण करना हाँ यह हो सकता है। पहचानने के लिए वर्गीकरण करना आवश्यक होता है, वर्गीकरण कर पाना ही आवश्यक होता है। संग्रह करना ये भी कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन ये वर्गीकरण करना ये इम्पोर्टेंट है। यही आंसर होगा इसका। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का सीधा संबंध होता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रत्यक्ष संबंध की बात की जा रही है, ये जरूर ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे प्राप्य उद्देश्यों से, सामान्य उद्देश्यों से, शैक्षिक उद्देश्यों से या सभी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यहाँ पे प्राप्य उद्देश्यों से, क्योंकि प्राप्य उद्देश्य कौन से होते हैं, जो शिक्षण कार्य के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, या मतलब कि जिनका क्षेत्र संकीर्ण क्षेत्र होता है, व्यापक क्षेत्र नहीं होता है दोस्तों। जैसे कि किसी भी टॉपिक का क्लास के अंदर ही क्लियर करवा देना ही अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों के अंदर प्राप्त उद्देश्यों से संबंधित होता है। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है परिणाम का अनुमान किस प्राप्य उद्देश्य का सूचक है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। परिणाम का अनुमान किस प्राप्य उद्देश्य का सूचक है। तो दोस्तों परिणाम का अनुमान लगा लेना हमारे अहोदात्मक उद्देश्य का सूचक है। ज्ञान में सिर्फ और सिर्फ हम परिभाषित कर सकते हैं, अनुप्रयोग में हम किसी चीज़ को प्रयोग में लेके आते हैं, कौशलात्मक हम उसे करने लगते हैं दोस्तों। लेकिन परिणाम का अनुमान तो अहोद से ही लगा पाते हैं ना, इस कारण से इसका सही आंसर अहोद होगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है जरा देखते हैं। तो दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्नों निम्न में से किस प्राप्य उद्देश्य की जांच करते हैं। तो दोस्तों एक बार हम उनका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, राजस्थान की राजधानी है, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन में, यहाँ पे राजस्थान की राजधानी आएगा जयपुर। और दूसरा क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। क्या है दोस्तों, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों ये कब पॉसिबल हुआ हमें आंसर आना, जब हमें ज्ञान हो पाया इन चीज़ों का, तभी तो हमें उत्तर देना आसान हुआ। तो दोस्तों रिक्त स्थान की जो पूर्ति वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो प्राप्य उद्देश्य की जांच करते हैं वह ज्ञान होता है। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है प्राप्य उद्देश्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास में, ये मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक नहीं होते हैं। ऑप्शन बी है इनका सुनिश्चित व्यवहार परिवर्तन से संबंध नहीं होता है। ऑप्शन सी है ये शैक्षिक उद्देश्यों का एक अंग है। और ऑप्शन डी है इनकी प्रकृति सैद्धांतिक तथा दार्शनिक होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सत्य कथन ढूंढना है। इसका मतलब 3 ऐसे कथन होंगे यहाँ पर जो कि असत्य होंगे। तो दोस्तों हम ढूंढते हैं पहले असत्य कथनों को, जिससे कि हमारे को सत्य कथन अपने आप ही मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। तो इनकी प्रकृति सैद्धांतिक तथा दार्शनिक होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है दोस्तों। प्राप्य उद्देश्यों की प्रकृति मनोवैज्ञानिक मनोगतिक होती है। ठीक है, ये गलत हो गया। इसके अलावा ये शैक्षिक उद्देश्यों का एक अंग है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये शैक्षिक उद्देश्यों का अंग है। और ये प्राप्य उद्देश्य कहाँ पे हम क्लास के अंदर ही प्राप्त कर लेते हैं। इनका सुनिश्चित व्यवहार परिवर्तन से संबंध नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। इनका सुनिश्चित व्यवहार परिवर्तन से ही संबंध होता है। ये मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक नहीं होते हैं, जबकि ये मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। तो दोस्तों इसमें कथन सत्य ढूंढना है, हमें सही कथन ढूंढना है। तो यहाँ पे एक कथन सही होगा तो 3 कथन ऐसे होंगे जो कि गलत होंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए है शैक्षिक उद्देश्य तथा प्राप्य उद्देश्य दोनों साधन हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। शैक्षिक उद्देश्य साधन है जबकि प्राप्य उद्देश्य साध्य है। अब थोड़ा कन्फ्यूजन स्टार्ट होने लगा ना दोस्तों। अब ऑप्शन सी देखते हैं, शैक्षिक उद्देश्य साध्य है जबकि प्राप्य उद्देश्य साधन है। तो दोस्तों अब आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए और ऑप्शन सी को टिक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों शैक्षिक उद्देश्य जिनका जो व्यापक क्षेत्र होता है, जबकि प्राप्य उद्देश्यों का क्षेत्र संकीर्ण होता है। और प्राप्य उद्देश्य कक्ष में ही प्राप्त कर लिए जाते हैं, जबकि यह सैद्धांतिक तथा दार्शनिक प्रकृति के होते हैं।
तो दोस्तों ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं वैसे भी। तो जो बड़ा वाला है, जो व्यापक क्षेत्र वाला है, उसे साध्य कहेंगे, तथा जो छोटा वाला है, प्राप्य उद्देश्य है, उसे साधन कहेंगे। तो दोस्तों हमें इस प्रकार से इसको याद रख पाएंगे, इस तरह से याद कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है कि बालक समस्या क्वेश्चन नंबर 12 है कि बालक समस्या हल करने के लिए सही विधि, युक्ति, मूल्य का चयन करता है। दोस्तों यहाँ जो चयन कर रहा है किसका, सब सर्वोत्तम चीज का, तो किस व्यवहारगत उद्देश्य का संकेत है। तो दोस्तों ज्ञान में तो सिर्फ परिभाषित कर पाता है, अवबोध के अंदर उनके मत अंतर स्पष्ट कर पाता है, कौशल के मतलब कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत उसे कार्य कर पाता है, जबकि अनुप्रयोग जो सही विधि या मूल्य का चयन या युक्ति का जो प्रयोग है, जो सभी है, वो अनुप्रयोग के अंतर्गत आने वाले व्यवहारगत उद्देश्य का संकेत है। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन 13 है, अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है, आधारभूत गणनाओं को सरल तथा संक्षिप्त रूप से कर पाना, हमें शॉर्ट एंड स्वीट टाइप्स की कैलकुलेशंस को करना। ऑप्शन बी है, मात्रात्मक पक्ष की समझ विकसित होना। और ऑप्शन सी है, व्यवहारिक गणितीय समस्याओं के प्रति अवबोध विकसित होना। तो और ऑप्शन डी है, उक्त सभी। तो दोस्तों आपने तो इसको ऑप्शन डी पहले ही टिक कर दिया होगा और इसका ऑप्शन डी ही सही आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो दोस्तों प्राथमिक उद्देश्य पर हम सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में विधि लेते हैं वो आगमनात्मक विधि होती है, और आगमनात्मक विधि के अंदर हम सबसे ज़्यादा मानसिक या अपने ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए ही सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो दोस्तों हम उच्च प्राथमिक स्तर पर निगमनात्मक विधि का उपयोग करने लगते हैं, जिसका सीधा संबंध हमारे व्यवहारिक पक्ष से होता है। तो दोस्तों इसका आंसर व्यवहारिक होगा। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर आप देख सकते हो, वैसे ऑप्शन तो सभी में दोनों में सेम है क्वेश्चंस में, लेकिन प्राथमिक स्तर पर हम आगमनात्मक विधि का उपयोग करते हैं, इस वजह से है मानसिक पक्ष देखते हैं, और यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पर गणितीय शिक्षण का उद्देश्य व्यवहारिक माना जाता है। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, गणित में गृह कार्य के निम्न उद्देश्य होते हैं। तो दोस्तों गृह कार्य के क्या उद्देश्य होते हैं वो देख लेते हैं। अवकाश काल का सदुपयोग, दोस्तों ये बिल्कुल सही होता है कि हम अवकाश काल का सही उपयोग कर पाएँ। और ऑप्शन बी है हमारे पास, स्वाध्याय की आदत का विकास। तो दोस्तों हमारे पास में जो समय मिलता है उसके अंदर हम स्वाध्याय कर पाएँ, ये भी बिल्कुल सत्य है। और ऑप्शन सी है, कक्षा में अर्जित अनुभवों का विस्तार तथा रचनात्मकता को प्रोत्साहन। दोस्तों ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि हम अपने अनुभवों का विस्तार कर पाएँ तथा हमारी रचनात्मकता को भी प्रोत्साहित कर पाएँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास में कि गणित में मौखिक कार्य का क्या उद्देश्य होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है, गणितीय गणनाओं की तीव्रता। दोस्तों हम जब मौखिक कार्य करते हैं ऑरली, तो हमारे पास में गणितीय जो कैलकुलेशंस होते हैं, मैथमेटिक कैलकुलेशन को हम तेजी से कर पाते हैं। ऑप्शन बी है, यांत्रिक कुशलताओं को विकसित करना। तो दोस्तों हम यांत्रिक कुशलताओं को विकसित कर पाते हैं। दोस्तों मौखिक कार्य का एक उद्देश्य यह भी होता है कि ध्यान, स्मरण शक्ति तथा एकाग्रचित्ता का भी विकास मौखिक कार्य का ही उद्देश्य का हिस्सा होता है। तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन डी ही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, गणित में अभ्यास कार्य का उद्देश्य होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है, गणितीय सूत्र, सिद्धांत या नियम के व्यवहारिक प्रयोग में दक्ष। तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है कि हम यदि अभ्यास कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हम गणितीय सूत्रों में, सिद्धांतों में और नियम के व्यवहारिक प्रयोग में दक्षता हासिल करेंगे। दोस्तों ऑप्शन बी है, आत्मविश्वास में वृद्धि। तो दोस्तों हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। एंड ऑप्शन सी है, गणित विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कार्य करेंगे तो हमारा गणित के प्रति दृष्टिकोण भी सकारात्मक होगा। तो इस कारण से इसका आंसर ऑप्शन डी ही होगा। दोस्तों अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 19 है, गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन होगा हॉगबेन का। तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट देके बताया था उस टाइम पे कि इसको यदि हम हॉगबेन मान लेते हैं,
हौज वैन मान लेते हैं। तो हौज के अंदर क्या होता है, पानी भरा हुआ होता है, जिसके अंदर हम प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब को देख पाते हैं। तो गणितीय व सभ्यता व संस्कृति का दर्पण किस में बनेगा, हौज में बनेगा। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो गया, हौज वैन हो गया। दोस्तों ये थोड़ा याद रखने के लिए इसे कोरिलेट किया है हमने। और दोस्तों अब हमारा अंतिम प्रश्न है कि यदि गणित का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए, यदि विज्ञान का, सॉरी ये विज्ञान है, गलती से लिखा गया है, ये विज्ञान है। यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता नष्ट हो जाएगी। तो यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों हम देख लेते हैं ऑप्शंस, आइंस्टीन, प्लेटो, लॉक एंड प्रोफेसर यंग। तो दोस्तों ये कथन था प्रोफेसर यंग का। दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि हमारा वीडियो का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना हो तो उसके लिए भी ज़रूर से ज़रूर हमें सुझाव दें, जिससे कि हम इस पे काम कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों आपके सुझाव और आपके जो लाइक्स हमें मिलते हैं दोस्तों, ये हमें बहुत ही प्रेरणा देते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, और अपने चेहरे पे एक स्माइल बनाए रखिएगा दोस्तों। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।